हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा की डेट नज़दीक आती जा रही है और उसके लिए हमने एक करंट अफेयर सीरीज शुरू की है जिसका आज यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसकी लिंक चटकाइए, आपकी वह बहुत काम आने वाली है इस परीक्षा के लिए। तो आज इस तीसरे वीडियो में हम करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली अंजना, क्या नाम है इनका, अंजना कहां की हैं? और इसका सही उत्तर है औरंगाबाद की हैं, जो कि बिहार राज्य का एक जिला है। अंजना पिछले साल 200 जो टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ी थे उसमें से 199 उनकी रैंक थी। अभी हाल ही में फरवरी महीने में इनकी रैंक 182 हो गई है, जो कि काफी अच्छा सुधार है और उम्मीद है कि आगे यह रैंक और बेहतर होगी। तो इनका नाम क्या है? अंजना, औरंगाबाद की हैं। अगला प्रश्न है, देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? और इसका सही उत्तर है बांका, बिहार राज्य में बांका में डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है, वहां पे जो जेल है वहां के कैदियों के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बना है? आरबीआई ने पिछले साल यह प्रयास करने की कोशिश की थी कि प्रत्येक राज्य में एक जिला फिलहाल ऐसा हो जहां पर 100% डिजिटल बैंकिंग हो सके। तो इस लिहाज से बिहार में सबसे पहला ऐसा कौन सा जिला बना है? उसका नाम है जहानाबाद। इसका मतलब यह है 100% डिजिटल बैंकिंग का मतलब यह है कि यहाँ के जो लोग हैं 100% जो डिजिटल बैंकिंग है उसके अंतर्गत या तो वे यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस्तेमाल करने वाले जो वहाँ पे हैं कुल आबादी के 100% हैं जो बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था बन गई है? और यह है बिहार राज्य बीज निगम। यह जो ISO सर्टिफिकेट है यह तभी मिलता है जबकि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं, क्रेता के लिहाज से, विक्रेता के लिहाज से और उत्पादक मतलब उत्पादन के लिहाज से। उस हिसाब से कुछ मानकों को पूरा करने के बाद ही यह सर्टिफिकेट मिलता है। और 3 सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं किसने? बिहार राज्य बीज निगम ने। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस भाषा में पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए साहित्यकारों को अनुदान देने का फैसला लिया है? क्या लिया है? फैसला। और इसका सही उत्तर क्या है? उर्दू भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां प्रस्तावित है? और इसका सही उत्तर है राजगीर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खुलना प्रस्तावित है? राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। और इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? आरा में है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? कहां पे किया जा रहा है? बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई 2021 को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? और यह दिया गया है वंदना कुमारी को, जो कि बांका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से संबंधित किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी यानी कि विविधता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये एक्टर हैं और इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को जो यह ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी अवार्ड मिला है, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया है, यह पुरस्कार है, इसका नाम है
इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि मेलबर्न में आयोजित हुई थी, और इसमें डाइवर्सिटी से मतलब यह है सीधा सीधा कि विविधता के मामले में, एक्टिंग के मामले में जो उनके पास जो विविधता है कि अलग अलग तरह के रोल वो बखूबी निभा लेते हैं, इसके लिए पंकज त्रिपाठी को मिला है। और इसी ही फेस्टिवल में, मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में, जो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड भी मिला है, तो किसको मिला है? पंकज त्रिपाठी, जिसमें बहुत ही मुख्य बड़ी भूमिका में है, और उसका नाम है मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा लिटरेरी ऑनर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अब तक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर कितनी बार झंडा फहराया है? बिहार में उन्होंने 15 बार स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वह 14 बार का था, और 14 बार किसने झंडा फहराया था? बिहार के 1950 में जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम था क्या? श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने 14 बार झंडा फहराया था 15 अगस्त में। और अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा बार किस मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 24 बार, मतलब 24 साल तक तो वे मुख्यमंत्री पद पर रहे, और उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम राज्य के हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में खुले में शौच जाने से लोगों को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो खुले में शौच जाने से रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम है स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान। स्वच्छ गांव कौमा हमारा गौरव अभियान, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? चावल का पहला साइलो गोदाम, मतलब भारत में अभी तक ऐसा कोई गोदाम नहीं था, और वह बिहार में बनाने का निर्णय लिया गया है। और बिहार में भी 2 ऐसे जगह हैं, बक्सर और कैमूर। बक्सर और कैमूर में यह गोदाम स्थापित किया जाएगा, और उसकी खासियत यह है कि इस गोदाम में जो चावल रखा जाएगा वह वर्षों तक सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा और काम आएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य के तीसरे बायोडायवर्सिटी पार्क को बनाने की अनुमति बिहार सरकार ने दी है? इसके पहले मतलब 2 बायोडायवर्सिटी पार्क बिहार में मौजूद थे, तो फिलहाल जो तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क है वह सुपौल जिले में बनेगा। और उसके पहले की अगर बात करें तो अररिया में पहला बना था, दूसरा फिर गया में बना, और तीसरा सुपौल में बन रहा है। अभी फरवरी 2022 की ही बात करें, कुछ समय पहले ही चर्चा में यह खबर में था कि मोतिहार में नदी आधारित गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। नदी आधारित पहला ऐसा बायोडायवर्सिटी पार्क है जो बिहार में बन रहा है, तो इसको हम चौथा बोल सकते हैं। और यह जो है बूढ़ी गंडक एक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, वहीं पे यह बन रहा है, उसी के पास में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में अररिया तथा गया के पश्चात सुपौल जिले में निर्माणाधीन बायोडायवर्सिटी पार्क किस परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है? मतलब यही बायोडायवर्सिटी पार्क जो सुपौल में बनाया जा रहा है, जैसे राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क भी कहा जाता है, तो वह किस योजना के अंतर्गत बन रहा है? वह बन रहा है नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मेधपुरा जिले से संबंधित कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया है? तो बिहार के मधेपुरा जिले के हैं कैप्टन आशुतोष कुमार, और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? हाल ही में शौर्य चक्र सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? पहले तो हैं हरिदास शर्मा जो कि कैमूर से हैं, दूसरे हैं चंदना दत्त जो कि मधुबनी से हैं, मैडम है ये। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित हैं?
अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है पिछले साल, 41 साल बाद भारतीय टीम ने, पुरुष टीम ने, जिसमें कि कांस्य पदक जीता है। 41 साल बाद ऐसा हुआ है। और कांस्य पदक जीतने वाली इस टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम था विवेक सागर, जो कि बिहार के सिवान जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पेगासस क्या है? पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी जासूसी करेगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा जो पेगासस सॉफ्टवेयर था, यह कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से या तो कुछ और छोटी मोटी जो बग होते हैं, जो कमियां होती हैं एक फोन में सिक्योरिटी की, उनको तोड़ते हुए यह आसानी से उसमें पहुंच जाता था मोबाइल डिवाइस में, और उसके बाद उस फोन की जासूसी करता था। मतलब वहां पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो मैसेजेस हैं, जो मीडिया है और जो स्पेशली जो कैमरा है, उससे वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता था। तो यह सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, यह कहां बनाया गया था? इजराइल में बनाया गया था। और यह क्या है? स्पाईवेयर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई स्वीकृति प्राप्त करने वाला भूटान दूसरा देश बन गया, जबकि पहला देश कौन सा था? पहला देश था सिंगापुर। दूसरा देश कौन सा बन गया? भूटान बन गया। अब 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके पहले यह बता दूं कि सिर्फ अब 2 देश नहीं हैं, 4 देश हो चुके हैं। सिंगापुर पहला, दूसरा भूटान, उसके बाद यूएई, और उसके बाद अभी हाल ही में नेपाल। इन चारों जगहों पर भीम ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और भीम यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पेमेंट किया जा रहा है। अब ये जो भीम ऐप है, भीम यूपीआई है, ये क्या है? भीम यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन, क्यूआर कोड स्कैन करके, आपको पता ही होगा अच्छे से। तो यह कब आया? 2016 में, जब नोटबंदी हुई थी उसी दौरान आया था। और इसे किसने बनाया? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को क्या कह देते हैं? NPCI, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है कौशिक बसु, और यह हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है यह किस देश से संबंधित अवार्ड है? जर्मनी से संबंधित अवार्ड है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में क्रमशः पुरुष एकल एवं महिला एकल विजेता हैं। कौन कौन है? किसकी बात हो रही है? विंबलडन की। इस चैंपियनशिप को जो पुरुष में जीता है वो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, और महिला में जिसने जीता है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। आपको मैंने ग्रैंड स्लैम के बारे में बताया था, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे पहला जो होता है वह कहाँ होता है? अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें, मान लीजिए ऐसे कोई वर्ल्ड का मैप है, सबसे पूर्व से शुरू करके सबसे पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे पूर्व में है। उसके बाद यहां कहीं पे आ जाता है फ्रेंच ओपन आ जाता है, फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन आ जाता है, और फिर यूएस ओपन। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ? फ्रेंच ओपन हुआ। विंबलडन कहां पे होता है? ये लंदन में होता है। उसके बाद यूएस ओपन कहां होता है? न्यूयॉर्क में होता है। तो फिलहाल ये जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब है, इसे जीतने वाले नोवाक जोकोविच और एशले बार्टी हैं। तो इन्होंने कौन से मैदान पे, कोर्ट किस प्रकार का था जहां पे यह पुरस्कार जीता है, जहां पे यह प्रतियोगिता जीती है? तो यह जो कोर्ट होता है ये घास का होता है, हरी घास का होता है, ठीक है, घास नहीं, घास। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में इसका आयोजन किया गया है। अब आप देखिए, ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में इसका जो आयोजन किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि लंदन में ही होता है और हमेशा यही होता है, फिक्स है। जो चारों ग्रैंड स्लैम है उनकी अपनी जगह फिक्स है। आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले यहाँ पूर्व में कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। उसके बाद आता है, उसके पीछे जाएंगे तो फ्रेंच ओपन है, उसके पीछे जाएंगे तो लंदन है, और उसके पीछे कौन सा है? न्यूयॉर्क है, ठीक है। अगला,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक ही स्थान पर एक ही दिन सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड कहां बनाया है? बांस के पौधे लगाने का यह जो विश्व रिकॉर्ड बना है राजस्थान में बना है, और यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो यह बोल्ड परियोजना है, उसके तहत यह किया गया है। अगला है प्रश्न, एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया गया, यह किस देश से संबंधित है? यह किस प्रकार की मिसाइल है? एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका नाम क्या है? जिरकॉन है। और यह किस देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था अभी पिछले साल? तो रूस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। अभी हाल ही में जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इस वॉर में भी रूस ने कुछ वीडियोस जारी की हैं जिसमें उसने बताया है कि उसने जिरकॉन का प्रयोग किया है इस युद्ध में। और यह जिरकॉन जो है, ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसकी जो स्पीड होती है, अगर ध्वनि की जो गति है, ध्वनि की गति से 7 का गुणा कर दीजिए, मतलब कि 7 गुना ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है? तो देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और यह अनाज एटीएम किस तरह से स्थापित किया गया है, इसके पीछे कौन से लोग हैं या कौन सी संस्था है? तो यह जो एटीएम है संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। जैसे एटीएम में हम लगाते हैं, एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाले पैसे निकले, उसी तरह से यहाँ कुछ मशीन लगी होगी इस जगह पे जहाँ पे अनाज एटीएम गुड़गांव में है, वहां पे करना यह है, गुड़गांव नहीं गुरुग्राम, ठीक है। तो वहां पे करना यह है कि वहां पे मशीन होगी, मशीन में राशन कार्ड नंबर होगा और उस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद जो भी लाभार्थी हैं इसके, उन्हें अनाज प्राप्त हो सकेगा। और 5 मिनट में लगभग 70 किलोग्राम अनाज इससे बाहर निकल आता है इस मशीन से। अगला प्रश्न है, ऐसा डिजिटल डैशबोर्ड जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्वा से जुड़ी पांडुलिपियों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध है, तो ये क्या है? डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और इसका नाम है आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी पोर्टल, और इसी को शॉर्ट में क्या कहा गया है? अमर पोर्टल। तो अगर आपसे पूछ ले अमर पोर्टल का संबंध किससे है या इसमें किस प्रकार की जानकारी है, तो उसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्वा से जुड़ी हुई पांडुलिपियों के संदर्भ में जानकारी है। पांडुलिपियों से मतलब क्या है? जो उसके बारे में लिखी गई बातें हैं, मतलब इस चिकित्सा पद्धति के बारे में, वह बातें जो रिटन में है। अगला है, हाल ही में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका नाम क्या है? 84 कोसी परिक्रमा, इसे क्या दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है और यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगर जिले की बात की जाए तो यह संबंधित है अयोध्या से। अयोध्या में एक 84 कोसी परिक्रमा बनाई जा रही है जिसकी लंबाई 270 से 75 के आसपास समथिंग है, किलोमीटर के आसपास है। और यह जो लंबाई है, इस लंबाई के आधार पर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा भी दिया गया है, नितिन गडकरी जी ने दिया है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम भी आ गया है 227 बी, नेशनल हाईवे 227 बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहां का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? और इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में अभी भी कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुला था और यह पहला विश्वविद्यालय जो खुलेगा, इसकी मंजूरी अभी हाल ही में पिछले साल जुलाई महीने में दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कार्बन लाइन को पार किया,
इस मिशन में उड़ान भरने के लिए उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन, कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? न्यू शेफर्ड रॉकेट का प्रयोग किया गया। सफर करने वाले कौन थे? जेफ बेजोस थे और इनके भाई भी थे, सगे भाई थे। सगे भाई तो कंफर्म नहीं है, पर हाँ भाई थे इनके, ठीक है। और ये लोग सफर कर रहे थे किससे? न्यू शेफर्ड से। अब न्यू शेफर्ड में सफर करके इन्होंने क्या रिकॉर्ड बना दिया कि 11 मिनट तक ये अंतरिक्ष में रहे। 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। किस लाइन को पार किया था? लाइन का नाम क्या है? कारमन लाइन का नाम था। कितने देर तक रहे थे? 11 मिनट तक रहे थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाले भारत का 40वां स्थान कौन सा है? धौलावीरा है। धौलावीरा 40वां स्थान है। अगर बात की जाए कि भारत में कुल कैसे स्थान है, कितने स्थान हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं, तो इनकी संख्या है 40। अब 40 में से 32 ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक हैं, 7 ऐसे स्थान हैं जो प्राकृतिक हैं और 1 ऐसा स्थान है जो कि मिक्स्ड है। तो यह जो स्थान है धौलावीरा, ये किस में आएगा? सांस्कृतिक में आएगा। धौलावीरा से आप क्या समझ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। और यह भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में है। धौलावीरा के बारे में एक बात और याद रखिएगा, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अगर यह सबसे बड़े जो शहर हैं उसमें इसका जो नंबर है, यह नंबर है सबसे बड़े नगरों में 5वां नंबर है इस नगर का। जो भारत के बाहर भी है, जो पाकिस्तान में भी है, उस हिसाब से 5वां नंबर है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में किस नंबर का ये सबसे बड़ा नगर है? तो पहला जो पहले नंबर का है वह तो है राखीगढ़ में। अब पूछा जाए कि राखीगढ़ कहां पे है, तो राखीगढ़ जो है वह हरियाणा में है। दूसरा कहां पे है? धौलावीरा है जो कि गुजरात में है। और इसे अभी कहां शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इसका नंबर कौन सा है? तो इसका नंबर है 40वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में नल के जरिए हर घर तक शुद्ध जल की 24/7 आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर है, तो वह है पुरी, जो कि ओडिशा का है जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहां से शुरू की गई? कहां शुरू गई? कहां से नहीं, कहां शुरू की गई? तो यह शुरू की गई दिल्ली में पिछले साल। और यह शुरू की गई थी कि मान लीजिए कि दिल्ली में कोई परिवार है जिसमें जो परिवार का मुख्य सदस्य है वह कोविड-19 की वजह से देहावसान उसका हो जाता है, तो दिल्ली सरकार उसको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार थी और दिया भी था। काफी लोगों को इससे मदद मिली थी। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2021 को सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण दे रहा है। इसके पहले पूरे भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसने आरक्षण दिया था किसको? ट्रांसजेंडर समुदाय को। और यह आरक्षण जो दिया गया है, कर्नाटक सरकार ने जो आरक्षण दिया है, यह कितना दिया है? 1% का आरक्षण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसको शॉर्ट में PLI कहते हैं, को किस अवधि हेतु मंजूरी दी गई है? और इसे मंजूरी दी गई है वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में नोवाक जोकोविच ने अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता। यह उनके कैरियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम है? अब देखिए क्या वो लिखा है 6ठा ग्रैंड स्लैम जीता है, लेकिन कौन सा 6ठा? विंबलडन का 6ठा इन्होंने जीता है। और यह उनके कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम है। अगर टोटल बात की जाए, जो मैंने आपको 4 ग्रैंड स्लैम बताए थे, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US, तो इन चारों को मिला करके उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और जो कि अभी उन्होंने विंबलडन जीता है, ये उनका कौन सा था? 6वां था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक गोदी क्षेत्रों का मतलब क्या है? डॉकलैंड्स और इमारतों को विश्व विरासत स्थलों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? और यह जो निकाला गया है, यह लिवरपूल शहर है ब्रिटेन का, उसके तटीय क्षेत्र में यह स्थान है
जिसे बाहर निकाला गया है। अगला प्रश्न है फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल। फ्रेट का मतलब क्या है? फ्रेट का यहां पे मतलब है माल ढुलाई से। फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के लिए योजना का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? और यह मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दरअसल क्या है कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका माल ढुलाई का काम जो है हो रहा है और इसकी जो मात्रा है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा अनुमान है कि माल ढुलाई जो है शहरों में 40% अभी अगले साल तक और बढ़ जाएगी। अगर इतनी माल ढुलाई होगी तो उसके लिए एक व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे आसानी से सारी चीजें हो सकें, सारा ट्रांसपोर्ट का काम आसानी से हो सके। तो उसके लिए फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल लाई गई है जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुरू की है। अगला प्रश्न है संभावित पूरा पाषाण स्थलों के संदर्भ में हाल ही में चर्चित रही मंगरबनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह मंगरबनी पहाड़ी जो है हरियाणा में स्थित है और किस प्रकार के स्थल के लिए? पूरा पाषाण काल स्थल के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में आईओसी ने भारत में पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र, किस प्रकार का हाइड्रोजन है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है इससे क्या फायदा होगा? हमें किस प्रकार की ऊर्जा मिलेगी? इससे हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 को आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला ग्रीन सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यह कौन सा है? कांडला है। कांडला जो है सबसे पुराना विशेष आर्थिक क्षेत्र है, सेज है, और इसे हाल ही में कौन सा दर्जा मिला है? पहले ग्रीन सेज का दर्जा मिला है। तो भारत का पहला ग्रीन सेज कौन सा है? कांडला है। कांडला कहां पर है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और फिर डैश लगा के टुगेदर। तो पूरा क्या होगा? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इस बारे में एक चीज आपको मैं बताऊं कि जब यह आदर्श वाक्य बनाया गया था, निर्धारित किया गया था, इसके कुछ समय पहले इस आदर्श वाक्य को सिर्फ यहीं तक रखा गया था, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर तक। बाद में थोड़ा समय आया, कोविड का काल चल ही रहा था, तो उस वक्त यह जरूरी था कि थोड़ी सी टुगेदर वाली भावना हो कि साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें यह चीज जो है टुगेदर बाद में जोड़ी गई और क्या बन गया आदर्श वाक्य? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अगला है टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर है। अब देखिए, एक तो ग्रीष्मकालिक जो हुआ, ग्रीष्मकालीन में जो हुआ उसका नाम था मिराई तोवा, और जो पैरालंपिक हुआ है अभी वहीं पे हुआ है टोक्यो में, उसका नाम क्या था? सोमाइटी। ठीक है। तो अगर ग्रीष्मकालीन की बात की जाएगी तो मिराई तोवा और पैरालंपिक की बात की जाएगी तो सोमाइटी। अगला प्रश्न है 23 जुलाई 2021 को हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। तो दो लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। पहला नाम तो था एमसी मैरी कॉम का और दूसरा नाम था मनप्रीत सिंह का। एमसी मैरी कॉम कौन है? भारतीय मुक्केबाज है। अब ये मनप्रीत सिंह कौन है? मनप्रीत सिंह बहुत ही शुरुआत में तो वे ध्वजवाहक रहे और बाद में फिर इनके नाम का जो डंका बजा तो उसको हर कोई जानता ही है। दरअसल ये मनप्रीत सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, जिन्होंने कांस्य पदक 41 साल बाद भारत को दिलवाया। और इनका संबंध कहां से है? मनप्रीत सिंह का पंजाब से के जालंधर जिले से है। ठीक है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष एथलीट कैलेब ड्रेसल किस देश के तैराक हैं? अमेरिका के तैराक हैं और इन्होंने सर्वाधिक व्यक्तिगत पुरुष मामले में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 7 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण हैं और 3 कांस्य पदक जीतने वाली
महिला एथलीट कौन है? किसकी बात हो रही है? महिला एथलीट की। सर्वाधिक व्यक्तिगत इन्होंने जीता है 7 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण हैं और 3 कांस्य हैं। इनका नाम क्या है? एम्मा मैककॉन। ये किस देश की निवासी है? ऑस्ट्रेलिया की निवासी है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीतते हुए भारत को पहला पदक दिलाया है? तो मीराबाई चानू, भारत को जो पहला पदक उन्होंने दिलाया था वह 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भारत को दिलाया था रजत पदक। किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब यहां पे कौन सा कैटेगरी क्या है, मतलब भार वर्ग तो पता चल गया, पर वो क्या किया था उन्होंने? तो ये जो है इनको कहा जाता है भारोत्तोलक। भारोत्तोलक थी, मतलब कि वेट लिफ्टर थी ये, और इन्होंने कितना वजन उठाया था इस ओलंपिक में? सर्वाधिक इनका व्यक्तिगत सर्वाधिक 115 किलो था जो इन्होंने उठाया था। इसी वजह से इनको कौन सा मिला पुरस्कार? रजत पदक जीता इन्होंने। अब इसके पहले कोई ऐसी महिला है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में, भारत की ऐसी कोई महिला जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक जीता हो? तो यह भी जानना जरूरी हो जाता है। तो उनका नाम है कर्णम। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, और उसके बाद दोबारा किसी ने पदक जीता है भारोत्तोलन में, तो उनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने रजत पदक जीता है। 115 किलो वजन उठाया था और 49 किलोग्राम भार वर्ग में थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में अब तक 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। मतलब इसके पहले किसी भी खिलाड़ी ने 2 बार पदक नहीं जीता है। तो इनका नाम क्या है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में दोनों में इन्होंने पदक जीता है। बस बात यह है, अंतर यह है कि जो पहले उन्होंने जीता था रियो में, वो जीता था क्या? रजत पदक जीता था। और उसके बाद इन्होंने अभी जो टोक्यो हुआ है उसमें क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन था? मतलब कि नीरज चोपड़ा अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और व्यक्तिगत स्पर्धा में, मतलब अभी तक सिर्फ भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में 2 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अब अभिनव बिंद्रा जो हैं, इन्होंने कब जीता था? 2008 में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत के किस खिलाड़ी ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, अभी पहले प्रश्न में जब हम बात कर रहे थे तो व्यक्तिगत स्पर्धा में बात कर रहे थे, मतलब कि अकेला कोई ऐसा बंदा है या खिलाड़ी है जिसने ऐसा काम किया है गोल्ड मेडल जीतने का। लेकिन अगर ट्रैक एंड फील्ड की बात की जाए तो ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार कौन जीता है? कौन भारतीय है? नीरज चोपड़ा है। किसमें जीता है? जेवलिन थ्रो में जीता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान चर्चा में रही अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है गोल्फ से। अदिति अशोक एक गोल्फर हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों का ओलंपिक डेब्यू हुआ? डेब्यू से मतलब यह है कि अभी तक ओलंपिक खेलों में वे कौन से खेल थे जो नहीं खेले जा रहे थे और फिलहाल उन्हें पहली बार के लिए शामिल किया गया है। तो वे 4 खेल हैं। पहला है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा है कराटे। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो टोक्यो पैरालंपिक भी हुआ था, पैरालंपिक में जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था टेकचंद। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जो खिलाड़ी गए थे उनकी संख्या थी 54, जिसमें से पदक जीतने वाले की कुल संख्या थी 19। भारत ने 19 पदक जीते थे
अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? अभी बताया ही था आपसे, 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, और उन 54 खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर के उनमें से जो विजेता हुए और एक से ज्यादा भी जिसने भी पुरस्कार जीते, तो उनकी संख्या कितनी है? 19 मेडल हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 में क्रिकेट में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं पिछले वर्ष। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है, तो तीसरी महिला का नाम है शीर्षा बांदला, और शीर्षा बांदला जो है तीसरी महिला है। तो पहली दो कौन है? तो पहली दो है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 को स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया मंत्रालय है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? स्वदेशी उद्योग को। कब हुआ है यह? जुलाई 2021 में, और यह मंत्रालय का नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने एक शूटिंग रेंज का नाम रखा है। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 तथा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो एक्चुअली क्या है कि पिछले साल आई थी 2021 की रिपोर्ट, और अभी इस साल हाल ही में 2022 की रिपोर्ट भी आ गई। तो मतलब ये दो अलग अलग रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट नहीं है। तो इन दोनों ही रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान वाले देश रहे वह जापान तथा सिंगापुर दोनों ही थे। और अगर भारत की बात की जाए तो 2021 में भारत का स्थान 90 था, और 2022 में 7 स्थान का सुधार हुआ और भारत का स्थान हो गया 83। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर 12 साल 14 माह के हैं, वो बनने वाले भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। और इनकी उम्र कितनी है? 12 साल 4 माह थी जब इन्होंने एंट्री की थी, किसमें? ग्रैंड मास्टर बनने की एंट्री की थी, युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है, 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? और इस मिशन का नाम है निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2021 को कानून मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित करते हुए नया नाम रखा है। मतलब कि आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य से 2 राज्यों का पुनर्गठन हुआ, एक तो बना क्या? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो अब हाल ही में उच्च न्यायालय का नाम भी बदल गया है और हो गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय। मतलब इन दोनों का उच्च न्यायालय जो है वह संयुक्त रूप से ही रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली किस प्रकार की है? स्वदेशी रूप से विकसित है कम वजन वाली फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? MPATGM का विकास किसके द्वारा किया गया है? और इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि DRDO ने इसका विकास किया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर किसानों को व्यक्तिगत सलाह देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? और इसका सही उत्तर है किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें किसानों को उन्हीं की क्षेत्रीय या लोकल भाषा में जानकारी जल्द से जल्द कृषि के लिए और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो वर्ष 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था, और इनका जो ओरिजिनल नाम है उनका नाम है मोहम्मद यूनुस खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर है
ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने गरिमा गृह एक शुरुआत की है। इसकी स्थापना अभी कुछ ही शहरों में की जा रही है भारत के, जिसकी शुरुआत वडोदरा से की गई है। इसके तहत किया यह जाएगा कि गरिमा गृह स्थापित किए जाएंगे जहां पर ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए रहने की, खाने की और उनके मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। तो प्रत्येक गरिमा गृह में फिलहाल जो संख्या निर्धारित की जा रही है कि 25 ट्रांसजेंडर के रहने की व्यवस्था और खाने की और मनोरंजन की व्यवस्था होगी। इस गरिमा गृह के साथ साथ एक पोर्टल भी हाल ही में उसी दिन लॉन्च किया गया था जिस दिन यह गरिमा गृह की शुरुआत की गई थी। और उस पोर्टल के माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्रांसजेंडर हैं वह अपनी पहचान पत्र बनवा सके, जिससे वह जो लाभ ले सकते हैं, जो उनको लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें मिल सके। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? मतलब कि अभी तक भारत में कहीं भी स्मॉग टावर नहीं लगा था और पहला स्मॉग टावर जो लगा है वह लगा है दिल्ली में। और दिल्ली में अगर कहां लगा है पूछा जाए तो कनॉट प्लेस में लगा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस बात को याद रखिएगा, यहां पे केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है, यहां पे राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस योजना के लिए? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब इसका उत्तर है उत्तराखंड। और वह क्यों? वंदना कटारिया स्वयं भी उत्तराखंड से ही हैं। अब देखिए, ये तो एक योजना के मामले में ब्रांड एम्बेसडर सरकार ने बनाया है। अगर बात की जाए कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार ने किसे बनाया है, तो अभी पिछले साल दिसंबर की बात की जाए तो ऋषभ पंत को बनाया था, जो भारत के क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में फरवरी में अभिनेता अक्षय कुमार को भी बनाया गया है। तो अगर ये दोनों भी पूछे जाते हैं और ऑप्शन में ये दो में से कोई भी एक रहता है तो आपका उत्तर सही होगा। लेकिन अगर योजना की बात की जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर सरकार ने किसे बनाया है, तो इसका सही उत्तर है वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया सुजलाम अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सीधा संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। और यह जो सुजलाम अभियान है, सोकपिट और जो ग्रे वाटर है, मतलब कि घर का जो अपशिष्ट जल है, उसके लिए शुरू किया गया है, जिससे कि उसका पुनः उपयोग किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और इस अभियान का नाम क्या है? सुजलाम अभियान। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी, कौन जारी कर रहा है? राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान यहां पर है 122वां। लेकिन अगर बात की जाए शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, पहला अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? और इसका सही उत्तर है भारत और सऊदी अरब के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था, जो कि नौसैनिक अभ्यास था। अगला प्रश्न है, कॉज इन प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? भारत कजाकिस्तान, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस भू-स्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया? और इसका सही उत्तर है युक्त धारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित अ बेगम एंड अ रानी, या इसको क्या कहेंगे? ए बेगम एंड ए रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 पुस्तक के लेखक हैं। और इसका सही उत्तर है रुद्रांशु मुखर्जी। यहां पर दो नाम आप देखिए, इस किताब में कौन कौन से नाम आ रहे हैं? हजरत महल का और लक्ष्मीबाई का, जिसमें से एक कौन है? अबेगम है, मतलब कि जो हजरत महल है वो बेगम है और लक्ष्मीबाई है वो रानी है। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी उस वक्त, इस बारे में यह किताब लिखी है। किसने लिखी है? रुद्रांशु मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है? तो अभी पिछले साल अगस्त में मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। मतलब कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को किस नाम से जाना जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये कब की बात है? अगस्त 2021 की। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस इसी दिन मनाया जाने लगा। और अभी पिछले प्रश्न पर चर्चा की थी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 और 92 में हुई थी। और इस पुरस्कार के तहत पहले तो पुरस्कार राशि कम थी, अभी हाल फिलहाल में 25 लाख के आसपास 25 लाख पुरस्कार राशि इसकी निर्धारित की गई है, जो कि बढ़ घट भी सकती है समय के हिसाब से, बढ़ेगी ही घटेगी क्यों। अगला प्रश्न है, पुणे स्थित वह खेल स्टेडियम जिसका नाम हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। नीरज चोपड़ा कौन है? जिन्होंने अभी जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और इसका नाम है सेना खेल संस्थान स्टेडियम, जो कहां पे है? पुणे में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और इसका सही उत्तर है हरियाणा में। हरियाणा में 2 ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामसर स्थल में पिछले साल 2021 में शामिल किया गया है, जिसमें से एक स्थान है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुई बाधवाना आर्द्र भूमि कहां स्थित है? तो हाल ही में शामिल हुई है बाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित रामसर स्थल थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो ये इसका सही उत्तर है गुजरात में मेहसाणा नाम का स्थान है। क्या नाम है? मेहसाणा। अब इसके बारे में आपको बताऊं तो पिछले साल 2021 से लेकर के 2022 तक में जो भी अभी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं उनका नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो घोषित होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है और उनका क्रम भी पूछ सकता है। तो आप देखिए, जो 43वां रामसर स्थल है वह सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हरियाणा का है और इसे 2021 में घोषित किया गया था। 44वां जो है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है, यह भी हरियाणा में है। 45वां क्या है? थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, यह गुजरात में है, यह भी 2021 में ही घोषित हुआ था। वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र अभी आपको बताया था गुजरात में है और यह भी 2021 में घोषित हुआ था। हैदरपुर वेटलैंड, यह भी उत्तर प्रदेश में है और 2021 में घोषित हुआ था। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, यह गुजरात में है और 2022 में घोषित हुआ था। 22 में अभी 2 घोषित हुए हैं, जिसमें से 48वां है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और 49वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। और यह भी कहां पे है? बखीरा वन्यजीव उत्तर प्रदेश में है और यह 2022 में घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए कौन से नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य और यह सरकार है महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, भारत का वह महानगर जो प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। अगर प्रति वर्ग मील के, मतलब मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, संख्या के मामले में अगर कुल संख्या निकाली जाए तो शायद किसी और शहर में, किसी और राज्य में ज्यादा हो सकता है दुनिया में कहीं भी, लेकिन अगर प्रति वर्ग मील की बात की जा रही है तो इस मामले में पहला स्थान किसका है? दिल्ली का है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? और उनका नाम है अजय कुमार। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका नाम है हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा राज्य सरकार ने जो गोरख धंधा शब्द है उसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है अनैतिक कार्यों के लिए, तो इन अनैतिक कार्यों के लिए यह शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, जिस वजह से जो गोरखनाथ संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और जिसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है
और वह है ओडिशा की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने अगले 10 वर्ष के लिए जो हॉकी की टीम है, चाहे वो पुरुष की टीम हो चाहे वो महिला की टीम हो, दोनों के लिए ही इन्होंने क्या कहा है कि वह संरक्षण देंगे, मतलब कि जो भी खर्चा होगा वह वही उठाएंगे। इसी के बाद कुछ समय बाद ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, उन्होंने भी एक घोषणा की और उन्होंने कहा कि जो भारत का जो खेल है, कौन सा, कुश्ती का खेल है, उन्होंने कुश्ती के खेल को ही संरक्षण देने की घोषणा की और उन्होंने कहा है कि 2032 तक, अगले 10 वर्षों तक वह कुश्ती खेल को संरक्षण देंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जिसे हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। किस प्रकार का शहर घोषित किया गया है? वाटर प्लस शहर। अब इंदौर के बारे में तो आपको पता है कि कितनी बार वह स्वच्छता का तमगा भी हासिल कर चुका है। सबसे स्वच्छ शहर, देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। और इसी देश के सबसे स्वच्छ शहर ने वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इसे वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, तो इसको किसके तहत घोषित किया गया है? मतलब कि जो ओडीएफ के बाद जो शुरू होता है, ओडीएफ प्लस होता है, और ओडीएफ प्लस के बाद जो सर्टिफिकेट होता है, ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेट होता है। तो जो ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा शहर पा जाते हैं, उन्हीं शहरों को ही यह वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया जाता है। तो ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा कैसे मिलेगा? तो पहले शुरुआत होती है ओडीएफ से। ओडीएफ का मतलब क्या है? ओपन डिफेकेशन फ्री। इसका मतलब यह होता है खुले में शौच मुक्त। तो ओडीएफ की बात हुई, तो ऐसे शहर जो खुले में शौच मुक्त हो गए हैं उन्हें ओडीएफ श्रेणी में रखा गया। उसके बाद आया ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस में यह हुआ कि वे शहर जो खुले में शौच मुक्त हो गए, मतलब ओडीएफ तो है ही, इसके साथ जो वहां पे शौचालय है, वहां पे जो सुविधाएं हैं वह उचित रूप से सही तरीके से चल रही हैं, मिल रही हैं, तो लागू हो रही हैं, तो उसके लिए ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट मिला उन शहरों को। उसके बाद ओडीएफ प्लस प्लस उससे ही मिलता है, ओडीएफ प्लस प्लस के सर्टिफिकेट उसी शहर को मिलेगा जिस शहर ने जो मल है और जो वेस्टेज है उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर लिया है, सही तरीके से निपटान कर लिया है। इस निपटान के बाद ही उन्हें ओडीएफ प्लस से ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जो अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया, तो इसका नाम है नेथन एलिस। और यह पिछले साल के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, उसमें इन्होंने अपने पहले ही मैच में हैट्रिक ली थी। अगला प्रश्न है, भारत ने बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया, किसने जारी किया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। अगला प्रश्न है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किस वर्ग से संबंधित है? यह संबंधित है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें यह बात बताई गई है कि केंद्र सरकार है तो वह अपने कार्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार कर सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के लिए भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के समाधान के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ई रूपी, को किसने विकसित किया है? और इसका सही उत्तर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एनपीसीआई कहते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? पिछले वर्ष जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और शुरू कर दी अपनी सरकार बनाना, तो उस वक्त जो एक भागदौड़ मची थी, उस दौरान वहां के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था अपने लोगों को वहां से वापस लाने के लिए। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के पूर्वी तट पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण समुद्री अभ्यास, क्या नाम है इसका? कटलैस एक्सप्रेस 2021 में भारतीय नौसेना के किस जहाज में भाग लिया? तो क्या है यह युद्धाभ्यास? बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण समुद्री युद्धाभ्यास है अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और इसका नाम क्या है? कटलैस एक्सप्रेस 2021,
और इसमें भारतीय नौसेना के INS तलवार ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो यह जो अफ्रीका का पूर्वी तट है और हिंद महासागर का जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर समुद्री क्षेत्रीय जो शांति बनाए रखने के लिए, वह सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह अभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी के साथ इंग्लिश चैनल पर कौन सा वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास करती है? और इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? कोंकण अभ्यास। और यह कब कब होता है? हर 2 साल में होता है। ठीक है, हर 2 साल में नहीं होता है, हर साल होता है, लेकिन द्विपक्षीय है, मतलब सिर्फ 2 ही देश हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। और यह कहां से की है? यह की है महोबा, उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी, जो उज्ज्वला योजना है, वह 2016 में शुरू हुआ था, मई के महीने में शुरू हुआ था। और इस योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, जो कि शुरू हुई थी बलिया से। इस योजना के तहत जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो पहला चरण था, उसके तहत टारगेट रखा गया था कि 2020 तक 8 करोड़ LPG कनेक्शन दे दिए जाएंगे। और यह टारगेट जो है 7 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। तो इसी के बाद अब दूसरा शुरू हुआ है उज्ज्वला योजना 2.0। अब इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में खास बात यह भी है कि इसमें जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या होता था कि उनका पहचान पत्र में जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपने घर का होता था, अपने राज्य का। जैसे बिहार से कोई व्यक्ति है, वह गुजरात में है, तब उसका पहचान पत्र प्रमाण पत्र जो है, जो उसका पता है, स्थायी पता है, वह बिहार का है। तो उसके साथ बहुत मुश्किल हो रही थी LPG कनेक्शन के लिए, उसे कनेक्शन तो गुजरात में चाहिए था। तो इस सारी दुविधाओं को खत्म करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के उत्पादों को बढ़ाने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? और इसका सही उत्तर है समृद्धि योजना शुरू की गई है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि पिछले 2 वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहें और आगे के वीडियो को भी आप देखते रहें। आप रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि नजदीक आ रही है। आप जितना ही रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, और यह सीरीज ही आपके रिवीजन के लिए चल रही है। तो अभी के लिए विदा लेते हैं, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।